नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक, राजनीतिक विचारक अरस्तू। एक क्लास अरस्तू पर हो चुकी है और दूसरी क्लास हम आज ले रहे हैं। तो आज की क्लास में अरस्तू के दो सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो अरस्तू का राज्य का सिद्धांत और एक अरस्तू का दास्ता का सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांत अरस्तू के बहुत ही हिट हैं। दास्ता का जो सिद्धांत है वो तो बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत है। उसको पढ़ने में आपको बिल्कुल अलग विचार आपके मन में आएगा कि अरस्तू जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति किस तरीके की बात कर रहा है। और राज्य का सिद्धांत अरस्तू का ऐसा सिद्धांत है जो बिल्कुल एक व्यावहारिक सिद्धांत है। व्यावहारिक शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान की दृष्टि से नहीं करके मैं आम समझने की दृष्टि से कर रहा हूँ। तो अरस्तू ने राज्य का सिद्धांत किस प्रकार से दिया, ये हमारा आज का पहला टॉपिक। तो इसको इस तरीके से समझें कि अरस्तू का राज्य का सिद्धांत, एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, एक टर्म का मैं प्रयोग कर रहा हूं। अरस्तू का राज्य का सिद्धांत राज्य का सावयवी या आंगिक, सावयवी या आंगिक, और इंग्लिश में इसको आप ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक थियरी। सावयवी सिद्धांत है या आंगिक सिद्धांत है या ऑर्गेनिक थियरी है, एक शब्द तो ये है। इन सभी शब्दों को मैं खोलूंगा भी आपके सामने। नैतिक, प्राकृतिक, और स्वाभाविक संस्था अरस्तू राज्य को मानता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सुनिए। पहला पॉइंट देखिए, अरस्तू का राज्य का सिद्धांत राज्य का सावयवी या आंगिक सिद्धांत है या ऑर्गेनिक थियरी है। इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार एक अवयव के मिलने से सावयव का निर्माण होता है, शरीर के एक अंग के मिलने से या शरीर के बहुत सारे अंगों के मिलने से पूरे शरीर का निर्माण होता है। एक अवयव के मिलने से, एक अवयव नहीं, बहुत सारे अवयवों के मिलने से सावयव का निर्माण होता है। शरीर के बहुत सारे अंगों के मिलने से पूरे शरीर का निर्माण होता है। वैसे ही बहुत सारे व्यक्तियों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। ये अरस्तू समझाना चाह रहा है। व्यक्ति और राज्य के बीच का जो संबंध है वो सावयवी संबंध है या ऑर्गेनिक थियरी या सावयवी संबंध या आंगिक संबंध है। अरस्तू ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति का राज्य के साथ जो संबंध है ये ठीक वैसा है जैसे एक अवयव का सावयव के साथ होता है। सावयव क्या होता है, जो बहुत सारे अवयवों से मिलकर बनता है। तो जैसे एक अवयव का सावयव से होता है, जैसे शरीर के एक अंग का पूरे शरीर से होता है, क्यों पूरे शरीर में तो सारे अंग काम कर जाते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति का राज्य से या समाज से संबंध है। प्लेटो और अरस्तू यूनानी विचारकों की दृष्टि में राज्य और समाज एक ही बात है। राज्य और समाज एक ही बात है। राज्य और समाज को यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तू एकार्थक मानते हैं। तो उनकी दृष्टि में व्यक्ति का राज्य से कैसा संबंध है, सावयवी संबंध या आंगिक संबंध, जिसको ऑर्गेनिक थियरी भी बोलते हैं। तो व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध का जो सिद्धांत देते हैं वो यूनानी विचारक ये वाला देते हैं। तो यूनानी विचारकों में आप प्लेटो मानोगे और अरस्तू मानोगे, ठीक है। दूसरा शब्द ये है कि प्लेटो और अरस्तू यूनानी जो विचारक हैं वो राज्य को एक नैतिक या प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था मानते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि राज्य का किसी ने निर्माण नहीं किया, राज्य का अपने आप स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से या स्वतः ही विकास हुआ है। तो भाई कैसे विकास हुआ है राज्य का, तो फिर इस राज्य के संबंध में वो अपना जो वर्णन करता है अरस्तू, वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में करता है। अरस्तू की एक बहुत ही हिट पुस्तक है पॉलिटिक्स। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने अरस्तू की पुस्तकों के बारे में पढ़ा था, अरस्तू की अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ा था, अरस्तू के ज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, और कुछ जनरल फैक्ट्स हमने अरस्तू के बारे में पढ़े थे। तो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तू राज्य सिद्धांत का वर्णन करता है और उसमें मुख्य रूप से
3 बातों का वर्णन है। वो क्या है वो देखें। 3 बातों का वर्णन कौन कौन सा करता है वो राज्य के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, राज्य का स्वभाव या प्रकृति क्या है, स्वभाव या प्रकृति क्या है। और तीसरा, राज्य का उद्देश्य या ध्येय क्या है। इन 3 बिंदुओं पर गौर किया गया है। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बिंदु पे जब गौर किया गया, या इस बिंदु का वर्णन करते वक्त अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिकता की भावना पाई जाती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर ही रह सकता है। यह सामाजिकता की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है। और जिस व्यक्ति में ऐसी सामाजिकता की भावना नहीं पाई जाती, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको समाज या राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, वह या तो देवता है और या पशु है, मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य है या व्यक्ति है तो उसकी ज़रूरत है, उसकी मजबूरी है, उसकी स्वाभाविक या नैसर्गिक उसकी इच्छा है कि वह दूसरे लोगों के साथ ही रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है। तो अरस्तु कहता है कि यह सामाजिकता की भावना प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, और इसी भावना के कारण, इसी सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ रहता है। तो फिर क्या बनेगा? जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ रहेगा तो परिवार अस्तित्व में आ जाएगा। तो भाई परिवार अस्तित्व में आ गए। परिवार के बाद फिर क्या बना? कबीला बना। परिवारों में से परिवार निकले, फिर कबीला बना। कबीले के बाद क्या बने? फिर गांव बने। गांवों के बाद शहर बने, और इस प्रकार नगर राज्य अस्तित्व में आ गए। तो अरस्तु ने कहा है कि नगर राज्यों का जो विकास हुआ है या इनकी उत्पत्ति हुई है, यह मनुष्य के अंतर्गत पाई जाने वाली सामाजिकता की भावना के कारण हुई है। क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत सामाजिकता की भावना थी, इसलिए वो अन्य मनुष्यों के साथ रहने लगा। अन्य मनुष्यों के साथ रहने लगा तो परिवार अस्तित्व में आ गया। परिवारों से परिवार निकले, फिर कबीला बने। कबीला बड़ा रूप ले लिया तो गांव बना। गांव ने बड़ा रूप ले लिया तो शहर बना, और नगर राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। तो मनुष्य की सामाजिकता की प्रवृत्ति ने नगर राज्य का विकास किया। नगर राज्य का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया, ना कोई सामाजिक समझौते से हुआ है, ना कोई भगवान ने इसको उत्पन्न किया है, ना किसी और कारण से हुआ है। इसका अपने आप प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से या नैसर्गिक रूप से इसका विकास हुआ है। इसलिए अरस्तु के राज्य के सिद्धांत को राज्य का प्राकृतिक सिद्धांत या स्वाभाविक सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक मतलब राज्य का अपने आप विकास हुआ है। इसका उत्पत्ति या इसका निर्माण किसी ने नहीं किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, ना किसी भगवान ने किया है। मनुष्य की सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अपने आप इसका विकास हो गया है। ठीक है। अब इसको नैतिक, राज्य को वो नैतिक संस्था क्यों कहते हैं? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है। कैसा विचारक है? आदर्शवादी। अब आदर्शवाद क्या है ये अलग टाइम पे पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल आदर्शवाद के बारे में थोड़ा सा इतना समझ लो, आप एक हल्की थीम बना लो, आदर्शवादी क्या होते हैं। प्लेटो क्या है? आदर्शवादी। अरस्तु क्या है? आदर्शवादी। रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सारे क्या हैं? आदर्शवादी। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सारे आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी विचारक कैसे होते हैं कि यह किसी आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना करते हैं और उस आदर्श राज्य व्यवस्था को सर्वोच्च स्वरूप प्रदान करते हैं, उसको साध्य मानते हैं।
व्यक्ति को साधन मानते हैं। तो साधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि साध्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? साध्य। तो व्यक्ति को राज्य की बलवेदी पर साधन के रूप में मानते हैं या न्योछावर कर देते हैं। मतलब व्यक्ति का हित ज़्यादा या राज्य का हित ज़्यादा? राज्य मतलब व्यक्ति का हित प्राथमिक या राज्य का हित प्राथमिक? तो आदर्शवादियों की नज़र में राज्य का हित प्राथमिक। तो आदर्शवादी विचारक कैसे होते हैं? राज्य को एक कैसी संस्था मानेंगे? नैतिक संस्था मानेंगे, सर्वोच्च संस्था मानेंगे, साध्य मानेंगे, व्यक्ति को साधन मानेंगे, राज्य के हित के लिए व्यक्ति को बलिदान कर देंगे, व्यक्ति का हित पीछे है, राज्य का हित पहले है, ये मानेंगे। व्यक्ति और राज्य में कैसा संबंध मानेंगे? सावयवी संबंध या आंगिक संबंध, जो कि अभी जैसे अरस्तु के बारे में आपको बताया गया है। सारे आदर्शवादी विचारक व्यक्ति और राज्य के मध्य कैसा संबंध मानेंगे? सावयवी या आंगिक। कैसा? कि जैसे पूरे शरीर का निर्माण बहुत सारे अंगों से मिलकर होता है, ऐसे ही राज्य का निर्माण बहुत सारे व्यक्तियों से मिलने से होता है। अब एक अंग इम्पोर्टेंट है कि पूरा शरीर इम्पोर्टेंट है? मान लो कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि या तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा अगर इलाज नहीं किया तो, या किसी एक अंग को काटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या सलाह देता है या आम व्यावहारिकता में नियम क्या है कि भाई उस एक अंग को हटा दिया जाए, पूरे शरीर को बचाया जाए। क्यों? शरीर है तभी अस्तित्व है। एक अंग अगर हट भी जाएगा तो भी शरीर काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक अंग के लिए पूरे शरीर को बलिदान कर दिया जाए। तो शरीर प्राथमिक हुआ ना। ठीक ऐसे ही आदर्शवादी कहते हैं कि एक व्यक्ति की बजाय पूरे राज्य का हित प्राथमिक है उनके लिए। अगर राज्य के हित के लिए एक व्यक्ति का बलिदान भी करना पड़े या व्यक्ति के हित का बलिदान भी करना पड़े तो कर सकते हैं वो। उनकी नज़र में वह जो राज्य व्यवस्था है यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की सर्वोच्च संस्था होती है। उनका ये मानना होता है कि राज्य जो भी कोई कानून बनाता है ना, उनका पालन करने में ही व्यक्ति का हित है। क्योंकि राज्य के कानून व्यक्ति के हितों का उल्लंघन नहीं करते, उसके हितों को बढ़ाते हैं। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वोच्च नैतिक विकास कर सकता है। राज्य को वो बड़ा परम मानते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। तो प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, ये सारे विचारकों की एक लिस्ट है। जब बाद में ये पढ़ेंगे तो ये इसको और डिटेल से पढ़ेंगे हम काफ़ी। तो ये आदर्शवादी विचारक है। तो आदर्शवादी विचारकों के साथ एक शब्द पकड़ लेना कि ये जो आदर्शवादी विचारक होते हैं ये राज्य को कैसी संस्था मानते हैं भाई? नैतिक। कैसी संस्था मानते हैं? राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। नैतिक संस्था मानेंगे, सर्वोच्च संस्था मानेंगे आदर्शवादी विचारक। तो ऐसे ही प्लेटो चूंकि एक आदर्शवादी विचारक है तो ये भी क्या कह रहा है कि राज्य एक स्वाभाविक, प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। एक एक शब्द के मायने होते हैं, प्रत्येक शब्द आप पे आना चाहिए, उसका अर्थ आप पे आना चाहिए कि कौन सा शब्द किस विचारक के साथ फिट बैठता है। और इतना पकड़ बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस पर कुछ समय तक पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 महीने के अंतर्गत ये चीज़ें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्लो मोशन में पढ़ते रहें। तो वापस सुन लीजिए, अरस्तु जब अपना राज्य सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कर रहा है तो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्य के अंतर्गत जो सामाजिकता की भावना पाई जाती है, उस सामाजिकता की भावना ने उसको अन्य व्यक्तियों के साथ रहने के लिए बाध्य किया। फिर वो अन्य व्यक्तियों के साथ रहने लगा तो फिर परिवार अस्तित्व में आ गए, परिवारों में से परिवार निकले, कबीले बन गए, कबीलों में से गांव बन गए, गांव के बाद नगर राज्य अस्तित्व में आ गया। तो मनुष्य की सामाजिकता की भावना के कारण राज्य का निर्माण हुआ। तो यहीं पर अरस्तु की एक कोटेशन आ जाती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता से सामाजिक या राजनैतिक प्राणी है। ये कोटेशन आपके सामने बार बार आएगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, मनुष्य अपनी आवश्यकता से, कौन सी आवश्यकता? कि भाई उसके अंदर सामाजिकता की भावना बड़ी पड़ी है। मनुष्य अपनी आवश्यकता से सामाजिक या राजनीतिक, सामाजिक या
राजनीतिक प्राणी है। हाँ जी, यहां पे एक शब्द को गौर करो, सामाजिक या राजनीतिक लिखा हुआ है, जबकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सब सामाजिक शब्द अलग होता है, राजनीतिक अलग होता है। और जब जब भी आप अरस्तु पढ़ोगे या प्लेटो पढ़ोगे, सामाजिक या राजनीतिक लिखा मिलेगा आपको। इसका मतलब ये है कि इन दोनों यूनानी विचारकों की दृष्टि में समाज और राज्य एक ही बात है, पर्यायवाची एक अर्थक है। इसलिए ये लाइन लिखी मिलेगी आपको अरस्तु में कि मनुष्य अपने स्वभाव व अपनी आवश्यकता की दृष्टि से सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। क्यों मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो अकेला नहीं रह सकता, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर ही रह सकता है, समाज में या राज्य में ही रह सकता है, वो दूसरों के साथ ही रह सकता है। जब दूसरों के साथ रहेगा तो परिवार बनेंगे, परिवार से कबीला, कबीला से नगर राज्य अस्तित्व में आ जाएंगे, कबीला से गांव, गांव से नगर राज्य अस्तित्व में आ जाएंगे। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो सामाजिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस प्रवृत्ति ने मनुष्य को बाध्य कर दिया अन्य लोगों के साथ रहने के लिए, और फिर धीरे धीरे क्रम से अपने आप नगर राज्य का विकास हो गया। ये तो है अरस्तु का ये पहला वाला पॉइंट। अब भाई दूसरे वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि राज्य का स्वभाव या प्रकृति क्या है, कि अरस्तु का राज्य कैसा है। क्या अरस्तु का राज्य कृत्रिम है? नहीं है। ये वही वाले शब्द हैं जो वापस आ रहे हैं। अरस्तु का राज्य प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नैतिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। प्राकृतिक नैसर्गिक क्यों है? क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक या नैसर्गिक या स्वाभाविक भावना, कौन सी भावना? दूसरे लोगों के साथ रहने की भावना, उससे राज्य का विकास हुआ है। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, नैतिक संस्था है। तो प्राकृतिक और स्वाभाविक तो क्यों है? क्योंकि मनुष्य की भावना कारण है, ठीक है। नैतिक क्यों है? फिर यहाँ आप दूसरा शब्द पकड़ोगे, चूंकि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है, यहाँ एक दूसरी थियरी चली जाएगी। ये नैतिक शब्द हमेशा आदर्शवादियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसको पकड़ लेना। अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है, और जो भी कोई आदर्शवादी होगा वो क्या करेगा? जो भी कोई आदर्शवादी होगा वो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानेगा, नैतिक संस्था मानेगा। व्यक्ति का सर्वोच्च सद्गुण राज्य के अंतर्गत ही रहकर विकसित हो सकता है। राज्य के कानूनों का पालन करना व्यक्ति की भलाई मानेगा कि भाई आप राज्य का पालन करो, कानूनों का, राज्य के कानूनों का। राज्य हमेशा व्यक्ति के हित में कार्य करता है, राज्य साध्य होता है, व्यक्ति साधन होता है। यह आदर्शवादियों का लक्षण है। तो चूंकि अरस्तु एक आदर्शवादी है, इसलिए अरस्तु राज्य को नैतिक संस्था भी कहेगा। प्लेटो भी आदर्शवादी है, तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज्य को नैतिक संस्था कहेंगे। तो ये इस तरीके से राज्य का स्वभाव या राज्य की प्रकृति है। राज्य अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। अरस्तु से पूछा गया कि लोग राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करें, आप राज्य को साध्य क्यों मान रहे हो? तो फिर अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अकेला तो रह ही नहीं सकता है, दूसरे लोगों के साथ रहेगा। क्यों? अकेला रहकर थोड़े बहुत कार्यों का संपादन कर सकता है, बाकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कहाँ मिलेगी? जो बड़ी संस्था होगी वो मिलेगी। और वो बड़ी संस्था कौन सी है? राज्य। राज्य को कायनोनिया बोलता है कि इसमें रहकर ही व्यक्ति की भलाई है। व्यक्ति सर्वोच्च रूप से सद्गुणी बनेगा राज्य में रहकर ही। राज्य क्या है? सावयव है। व्यक्ति क्या है? अवयव है। राज्य क्या है? शरीर है। व्यक्ति क्या है? अंग है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य समाज में नहीं रहता है वो या तो भगवान है और या पशु है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अगर अपने व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास करना है तो वो केवल कहाँ हो सकता है? राज्य में रहकर ही हो सकता है। इसलिए वो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानेगा, सर्वोच्च सद्गुण का विकास राज्य के अंतर्गत मानेगा, राज्य को साध्य मानेगा, व्यक्ति को साधन मानेगा। क्या अरस्तु का राज्य व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है? प्रताड़ित नहीं करता है। व्यक्तियों को नैतिक रूप से सद्गुणी बनाता है, उनका नैतिक कल्याण करता है, उनमें सद्गुणों का विकास करता है, उनमें अच्छाइयों को भरता है। यह अरस्तु का कहना है। यह है अरस्तु की दृष्टि में राज्य का स्वभाव या प्रकृति। अब तीसरा पॉइंट आता है कि राज्य का उद्देश्य या ध्येय क्या है भाई? तो अरस्तु कहता है कि दुनिया में जितनी भी संस्थाएं होती हैं, सभी संस्थाओं का कोई ना कोई ध्येय होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो राज्य का भी अपना ध्येय है। जैसे मान लो परिवार है, परिवार का भी उद्देश्य है कि परिवार के नागरिकों का विकास करने के लिए सारे लोग एक तरीके से कार्य करें और साथ में रहें। भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक गठबंधन उनके अंतर्गत पाए जाए, ठीक है।
लेकिन परिवार कुछ ही कार्यों की या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। परिवार से जैसे ही आप आगे चलोगे तो फिर राज्य की संस्था आएगी, तो राज्य ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार करता है या राज्य करता है? राज्य करता है। तो अरस्तु क्या कहता है कि यद्यपि दुनिया में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं समाज के अंतर्गत, और हर संस्था अपने सदस्यों की कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन राज्य ऐसी संस्था है जो अपने व्यक्तियों की सर्वोच्च या सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए राज्य सर्वोच्च संस्था है। तो राज्य का ध्येय क्या है? राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, इसका मतलब क्या है कि बिना राज्य के व्यक्ति का जीवन असुरक्षित है। तो राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है। अरस्तु की एक बहुत ही हिट कोटेशन है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है। इस पर कभी आपने विचार किया है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, अर्थात राज्य में रहकर ही मनुष्य अपना सुरक्षित तरीके से जीवन जी सकता है। जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, जब मनुष्य जीवन जीना शुरू कर दिया या बढ़िया तरीके से सब लोग रहने लग गए, तो फिर राज्य की आवश्यकता क्यों है? अगर क्रॉस क्वेश्चन ये गया तो फिर अरस्तु कहता है कि जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन अभी भी आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्य को सद्गुणी जीवन चाहिए, और सद्गुणी जीवन बनने की प्रक्रिया में मनुष्य चल रहा है। जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है। कि प्रेजेंट में भी राज्य की आवश्यकता इसलिए है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति सद्गुणी बन सकता है। सद्गुणी जीवन के लिए चला आ रहा है। दोबारा समझो, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, मतलब राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन मनुष्य के रूप में नहीं होगा, पशु के रूप में हो सकता है। जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है। सदजीवन मतलब सद्गुणी जीवन के लिए चला आ रहा है। अगर व्यक्ति को सद्गुणी होना है तो उसको राज्य की आवश्यकता है, या राज्य का उद्देश्य क्या है? अपने नागरिकों को सद्गुणी बनाए। तो ये लाइन कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है, आपने ये बहुत बार पढ़ी होगी अरस्तु की। लेकिन पुराने टाइम पे जब सिविल सर्विसेज एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आता था तो एक लाइन लिखी जाती थी, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन सदजीवन के लिए चला आ रहा है डैश अरस्तु। अब इसकी व्याख्या करो 600 शब्दों में, 200 शब्दों में, इस तरीके से। तो वहाँ कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। सिर्फ एक लाइन से पार नहीं पड़ती। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में तो सिंपल एक लाइन से पार पड़ जाती है। तो ये जो क्या कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य ध्येय क्या है? लोगों को सद्गुणी बनाना, अपने नागरिकों में उच्च नैतिक सद्गुणों का विकास करना, ये राज्य का उद्देश्य ध्येय है। तो ये अरस्तु का राज्य का सिद्धांत है। अब इसको पढ़ लेते हैं नोट्स में। हाँ जी, अरस्तु के राज्य का सिद्धांत नोट्स में इससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारी पिछली क्लास में हो चुका है। अब आगे देखिए, समझा मैं आपको चुका हूं, अब नोट्स में एक बार रीड कर लेते हैं। अरस्तु का राज्य का सिद्धांत। अरस्तु का राज्य का सिद्धांत राज्य का सावयवी या आंगिक सिद्धांत है। ये दो शब्द मैंने आपको अभी बहुत ढंग से बता दिए हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी या आंगिक सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन से हैं? तो सावयवी या आंगिक सिद्धांत आदर्शवादी मानते हैं इस बात को। राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध कैसा है, इसके लिए आदर्शवादी इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। सावयवी सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत सिर्फ अरस्तु ही नहीं कहेगा, प्लेटो भी कहेगा, अरस्तु भी कहेगा, हीगल भी कहेगा, रूसो भी कहेगा, कांट भी कहेगा। कौन सा? सावयवी या आंगिक सिद्धांत। कि जिस प्रकार एक अवयव का सावयव से संबंध होता है, एक अंग का शरीर से संबंध होता है, वैसे ही एक व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध होता है। तो अरस्तु का राज्य का सिद्धांत राज्य का सावयवी आंगिक सिद्धांत है, अर्थात राज्य का निर्माण नहीं हुआ। तो सावयवी आंगिक सिद्धांत है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे धीरे धीरे अपने आप शरीर का विकास होता है,
वैसे ही धीरे धीरे अपने आप राज्य का विकास हुआ है, राज्य का किसी ने निर्माण नहीं किया, ये है इसका मतलब। अर्थात राज्य का निर्माण नहीं हुआ, इस शब्द पे गौर कर लेना। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण नहीं हुआ, इसका क्या हुआ है भाई? विकास हुआ है। राज्य का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अतः राज्य एक प्राकृतिक या नैसर्गिक या स्वाभाविक संस्था है। कैसी संस्था है भाई? प्राकृतिक, इन शब्दों को गौर कर लेना। प्राकृतिक और नैसर्गिक हिंदी के पर्यायवाची हैं आपस में, और स्वाभाविक भी उसी को बोलते हैं। प्राकृतिक, नैसर्गिक या स्वाभाविक संस्था है। एग्जामिनर सवाल देगा, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार राज्य प्राकृतिक, नैसर्गिक या स्वाभाविक संस्था है? किन के अनुसार? प्लेटो अरस्तु के अनुसार। प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के भी अनुसार। क्यों है स्वाभाविक? क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत अपने आप जो सामाजिकता की भावना पाई जाती है, इसके द्वारा राज्य का क्या हुआ है? विकास का हुआ है, विकास हुआ है। राज्य एक नैतिक संस्था है। एक और शब्द जुड़ा है अरस्तु और प्लेटो से ही, नैतिक संस्था। नैतिक संस्था क्यों? क्योंकि कोई भी आदर्शवादी राज्य को नैतिक संस्था मानेगा। नैतिक संस्था अरस्तु इसलिए कहता है राज्य को, चूंकि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है, और जो भी आदर्शवादी विचारक होगा वो राज्य को कैसी संस्था मानेगा? नैतिक संस्था मानेगा। कैसी संस्था मानेगा? सर्वोच्च संस्था मानेगा। व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का सद्गुणी जीवन सबसे ज्यादा मात्रा में किस में होगा? राज्य में होगा। तो राज्य कैसी संस्था है? नैतिक संस्था। यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु ऐसा मानते हैं। तो ये सारी बातें जो आपने पिछले पेज पे पढ़ी हैं कि राज्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नैतिक संस्था है, अपने आप उसका विकास हुआ है, उसका कोई निर्माण नहीं हुआ, तो ये कौन मानता है? ये सिर्फ अरस्तु नहीं, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही ये बात मानते हैं। ठीक है। अतः अरस्तु का राज्य सिद्धांत राज्य का प्राकृतिक सिद्धांत है। ये शब्द और पकड़ो भाई। अरस्तु का राज्य का सिद्धांत राज्य का प्राकृतिक सिद्धांत क्यों है? अरस्तु का राज्य का सिद्धांत राज्य का कैसा सिद्धांत है? प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत क्यों है? क्योंकि अपने आप प्राकृतिक रूप से राज्य का विकास हुआ है। व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिकता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके कारण अपने आप प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से या नैसर्गिक रूप से राज्य का विकास हुआ है। इसलिए अरस्तु के राज्य के सिद्धांत को राज्य का प्राकृतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, अब यहाँ पे एक सवाल और बन जाएगा कि अरस्तु ने अपना जो राज्य सिद्धांत दिया है वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है? पॉलिटिक्स में दिया है। तो अरस्तु ने जो अपना राज्य सिद्धांत दिया है वो अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है भाई? पॉलिटिक्स में। राज्य के विषय में विस्तार से लिखा है, जिसमें उसने यह बताया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। वो वही जो 3 बिंदु जो मैंने अभी समझाया आपको कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तो इस प्रश्न पर डिस्कस किया है उसने, और एक राज्य का स्वभाव या प्रकृति क्या है, और तीसरा राज्य का ध्येय क्या है। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का स्वभाव या प्रकृति क्या है, और तीसरा राज्य का ध्येय क्या है। इन बिंदुओं पे उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में डिस्कशन किया है। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको पढ़ो, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के अंतर्गत सामाजिकता की भावना, कैसी भावना पाई जाती है भाई? सामाजिकता की भावना भरी हुई है, इसलिए वो अन्य मानवों के साथ रहता है, वो अकेला नहीं रह सकता। सामाजिकता की भावना उसको बाध्य करेगी कि वो दूसरे लोगों के साथ रहे। भावना भरी हुई है, इसलिए वो अन्य मानवों के साथ रहता है। वो एकांतवासी नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? एकांतवासी नहीं हो सकता है। उसकी आवश्यकताएं उसे दूसरे मानवों के साथ रहने के लिए क्या करती हैं भाई? बाध्य करती हैं। अकेला नहीं रह सकता, दूसरे मनुष्यों के साथ रहने के लिए उसकी जो स्वाभाविक जो इच्छा है वो उसको बाध्य करेगी। इसलिए मनुष्य परिवार बनाता है। परिवार से कबीला, कबीलों से गांव, और गांव से शहर आबाद हो जाते हैं। तभी मनुष्य की नहीं, राज्य की उत्पत्ति। ये शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पे इसको राज्य माने आप। नोट्स में भी ये सही करवा दिया जाएगा। जो प्रिंटेड नोट्स आप पंत इंस्टीट्यूट ऐप से कॉपी करते हैं, डाउनलोड की व्यवस्था है, फोटोकॉपी की व्यवस्था है, उसमें ये सब सही करवा दिया जाएगा। तो मनुष्य की जो ये सामाजिकता की भावना पाई जाती है ना कि वो दूसरे लोगों के साथ रहता है, उसी से फिर परिवार बनता है। परिवार से कबीले, कबीले से गांव, और गांव से क्या आबाद हो जाते हैं? शहर। और तभी किसकी उत्पत्ति हो जाती है? राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। अतः अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपने, यहां पे गौर करना, ये कोटेशन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव कौन सा?
सामाजिकता की भावना का स्वभाव, उसके कारण वो लोगों से मिलेगा और फिर राज्य बनेगा। अतः मनुष्य अपने स्वभाव और अपनी आवश्यकता से राजनैतिक या सामाजिक प्राणी है। स्वभाव के कारण भी, क्यों अकेला नहीं रह सकता, दूसरों के साथ रहेगा, और आवश्यकता के कारण भी, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपनी कुछ आवश्यकता पूरी कर सकता है, परिवार उससे ज़्यादा आवश्यकता पूरी कर सकता है। लेकिन समाज में, समाज या राज्य, प्लेटो और अरस्तू की नज़र में समाज या राज्य एकमात्र ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकता या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस आवश्यकता के कारण भी उसको राज्य की जरूरत है, तभी वो राज्य के विकास के लिए प्रेरित हुआ है। और एक स्वाभाविकता जो उसका स्वभाव है, वो तो उसको बाध्य कर ही रहा है दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए। तो अपनी स्वभाव और अपनी आवश्यकता के कारण वो सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। फिर कुछ कोटेशन आएंगे भाई, इनको पकड़ना है आपको। अरस्तु कहता है जो व्यक्ति राज्य या समाज में नहीं रहता या तो देवता है और या क्या है, पशु। यह आपने बचपन से ही पढ़ी होगी, जब से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा कि भाई जो व्यक्ति राज्य या समाज में नहीं रहता। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति व्यक्ति के रूप में रहना चाहता है तो समाज या राज्य के अंतर्गत ही रह सकता है, क्योंकि समाज या राज्य ही उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अन्य संस्था नहीं कर पाएगी। इसलिए उसके अपने जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि वह समाज या राज्य के अंतर्गत ही रहे। तो ये जो लाइन कि जो व्यक्ति राज्य समाज में नहीं रहता या तो देवता है और या क्या है, पशु। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कौन कह रहा है भाई? अरस्तु। पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कोटेशन रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य का पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का जीवन कैसा हो पाएगा? पूर्ण हो पाएगा और आत्मनिर्भर हो पाएगा, क्योंकि राज्य ही व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अब आगे राज्य की प्रकृति या स्वभाव के साथ। राज्य की प्रकृति या स्वभाव क्या है? यहां पे एक एक शब्द पर गौर करो। राज्य एक प्राकृतिक व नैतिक संगठन है। देखो ये दो शब्द तो आपने पकड़ ही लिए, प्राकृतिक, प्राकृतिक स्वाभाविक। प्राकृतिक स्वाभाविक या नैसर्गिक एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति प्रदत्त स्वभाव के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से मिला और फिर राज्य बना। तो राज्य एक प्राकृतिक, नैसर्गिक या स्वाभाविक संगठन तो है ही है, और नैतिक संगठन भी है, चूंकि अरस्तु आदर्शवादी है, मैंने अभी बताया आपको। तो प्राकृतिक और नैतिक संगठन है, ठीक है। राज्य बल व शोषण पर आधारित नहीं है। ये गौर करो, क्या अरस्तु का राज्य बल व शोषण पर आधारित है? नहीं, वह तो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा सद्गुणी बनाना चाहता है, तो बल व शोषण पर आधारित नहीं है, बल्कि वह अपने लोगों की आवश्यकताएं पूरी करता है। भाई व्यक्ति राज्य का सदस्य क्यों बनता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य ही करता है। तो क्या अरस्तु का राज्य बल व शोषण पर आधारित है? नहीं, आदर्शवादी राज्य है, अपने लोगों को नैतिक रूप से सद्गुणी बनाना चाहता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्लेटो व अरस्तु दोनों ही आदर्शवादी विचारक हैं। ये आ गए वो शब्द जिससे मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। दोनों ही कैसे विचारक हैं भाई? आदर्शवादी विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु। तथा राज्य, आदर्शवादी होगा तो क्या करेगा? राज्य की महिमा का मंडन करेगा, राज्य को सर्वोच्च संस्था मानेगा, राज्य में रहकर ही व्यक्ति का सर्वोच्च विकास मानेगा, राज्य को साध्य मानेगा, व्यक्ति को साधन मानेगा। राज्य का हित पहले, व्यक्ति का बाद में, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर राज्य का हित हो गया तो व्यक्ति का अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो एक अंग है राज्य का, यह कहना होता है। तो यहाँ पर गौर करो, प्लेटो व अरस्तु दोनों ही आदर्शवादी विचारक हैं तथा राज्य की महिमा का मंडन करते हैं, और दोनों ने ही राज्य व व्यक्ति के मध्य कौन सा संबंध है ये मैं आपको बता चुका हूं, सावयवी या आंगिक। जो भी कोई आदर्शवादी विचारक होगा वह व्यक्ति और राज्य के बीच सावयवी या आंगिक या ऑर्गेनिक, इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, या ऑर्गेनिक संबंध बताएगा। ऑर्गेनिक इंग्लिश शब्द है, आंगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो व्यक्ति और राज्य के बीच सावयवी या आंगिक या ऑर्गेनिक संबंध कौन बताएगा? जो भी कोई आदर्शवादी विचारक होगा।
अरस्तु कैसा है? आदर्शवादी है। प्लेटो कैसा है? आदर्शवादी है। तो राज्य और व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध बताएंगे? सावयवी या आंगिक संबंध का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का राज्य से वही संबंध है जो एक अंग का शरीर से या एक अवयव का सावयव से। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब सावयवी संबंध बता दिया, आंगिक संबंध बता दिया, तो राज्य को कैसी संस्था बताएंगे? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण ही नहीं, सर्वोच्च संस्था। राज्य एक सर्वोच्च संस्था है भाई इन आदर्शवादियों की नजर में, महत्वपूर्ण संस्था है। तथा वह मतलब राज्य साध्य हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? आदर्शवादियों की नजर में हमेशा राज्य क्या होगा? साध्य। इसको ढंग से पकड़ लेना। व्यक्ति क्या होगा? साधन। तथा व्यक्ति क्या हो जाता है? साधन। अब ये बताइए कि साध्य इंपॉर्टेंट होता है कि साधन इंपॉर्टेंट होता है? साध्य। साध्य है, साध्य या उद्देश्य या जो अपना गोल है वो इंपॉर्टेंट है। उसको प्राप्त करने के बाकी जो साधन है वो उसकी तुलना में कम इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक की बलि दी जाए तो साधन की बलि दे दी जाती है, साध्य को मेंटेन किया जाता है। तो राज्य आदर्शवादियों की नजर में साध्य, व्यक्ति साधन, दोनों के बीच में संबंध कैसा? सावयवी संबंध, ऑर्गेनिक संबंध, आंगिक संबंध। तीसरे बिंदु पर विचार किया कि भाई राज्य का ध्येय या उद्देश्य क्या है? हर संस्था का अपना ध्येय उद्देश्य होता है, अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परिवार कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, परिवार से बड़ी जो कबीला संस्थाएं आती हैं वो परिवार से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती हैं। राज्य सर्वोच्च संस्था है, वो सबसे अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो फिर उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तियों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना, पूर्ण जीवन प्रदान करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनको सद्गुणी बनाना, उनका सद्जीवन प्रदान करना। तो राज्य का ध्येय उद्देश्य। अरस्तु कहता है कि हर संस्था का अपना ध्येय होता है, इसलिए राज्य का भी अपना ध्येय है, और वह है लोगों का अच्छा जीवन या सद्जीवन सुनिश्चित करना। तो राज्य का ध्येय क्या है? लोगों को सद्गुणी बनाना, उनका सद्जीवन सुनिश्चित करना। तो फिर देखो, तभी तो अरस्तु की कोटेशन निकल के आती है। कौन सी कोटेशन? ये वाली कोटेशन। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। किसके लिए अस्तित्व में आया है भाई? मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन वह अच्छे जीवन या सदजीवन के लिए बना हुआ है। ये है पॉइंट की बात। अच्छे जीवन या सदजीवन के लिए बना हुआ है, मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। चलो ठीक है भाई, जीवन के लिए अस्तित्व में आ गया, जीवन हो गया मनुष्य का, फिर अब क्यों बना हुआ है? अब इसलिए बना हुआ है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति सर्वोच्च सद्गुणी बनता है। तो मनुष्य को सद्गुणी बनाने के लिए, सदजीवन बनाने के लिए राज्य हमेशा बना रहना चाहिए या बना रहेगा, सदजीवन के लिए चला आ रहा है। प्लेटो कहता था, हाँ ये दो कोटेशन बहुत ढंग से पकड़नी है। पहले तो ये कोटेशन पकड़ना कौन कौन कह रहे हैं। प्लेटो कहता था राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। भाई प्लेटो आपने पढ़ा है, इससे पहले हमने प्लेटो पढ़ाया है कि राज्य या समाज में प्लेटो 3 वर्ग मानता है, और वो 3 वर्गों का निर्माण किन लोगों से होता है? ऐसे लोगों से होता है जिनकी मानव आत्मा में जो गुण प्रभावी होता है उसके अनुरूप ही वह समाज या राज्य के उस वर्ग में चला जाएगा। तो मानव आत्मा के 3 गुण मानता है या 3 भाग मानता है, और उन मानव आत्मा के प्रभावी गुण के अनुरूप ही समाज में 3 वर्ग मानता है। तो जैसा मानव आत्मा का प्रभावी गुण, उसी के अनुरूप समाज में वैसा ही वर्ग का चयन कर लेता है प्रत्येक व्यक्ति। तो प्लेटो क्या कहता है? राज्य समाज व्यक्ति का विराट रूप है। व्यक्ति की मानव आत्मा में जैसे 3 गुण हैं, उसी के अनुरूप समाज या राज्य में 3 वर्ग हैं, और हर व्यक्ति उसी वर्ग में जा रहा है जो उसकी मानव आत्मा के प्रभावी गुण के अनुरूप है। तो व्यक्ति का विराट रूप राज्य। कौन कहता है? प्लेटो। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? देखिए, प्लेटो कहता था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अर्थात व्यक्ति पहले और राज्य बाद में। ठीक है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यहां पे गौर करो, राज्य, प्लेटो तो भाई आपने देख लिया, प्लेटो की नजर में पहले व्यक्ति है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अर्थात व्यक्ति पहले और राज्य बाद में। व्यक्ति का विराट रूप, तो पहले व्यक्ति बाद में राज्य। लेकिन अरस्तु क्या कह रहा है?
अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। कौन है पूर्वगामी? राज्य। किसका? व्यक्ति का। तो पूर्वगामी का मतलब पहले कौन है? राज्य। अर्थात राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला मुद्दा। अब स्टूडेंट कहेगा सब अरस्तु हमने सुना है दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट विचारक है, ये कैसी बात कर रहा है कि पहले व्यक्ति आएंगे, व्यक्तियों से परिवार, गांव, कबीले, तभी तो राज्य बनेगा। पहले तो सही कह रहा है, लेकिन अरस्तु ये क्यों कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है? पहले तो सही कह रहा है कि व्यक्ति राज्य से पहले है। पहले व्यक्ति, उसका विराट रूप राज्य। लेकिन अरस्तु ये क्यों कह रहा है कि पहले राज्य बाद में व्यक्ति? राज्य पूर्वगामी है व्यक्ति का, मतलब पहले है व्यक्ति से राज्य। ऐसा क्यों कह रहा है अरस्तु? तो यहां पर कंसेप्ट को क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरस्तु जैसा इंटेलिजेंट विचारक इतनी हल्की बात कर जाएगा क्या कि कालक्रम की दृष्टि से वो राज्य को व्यक्ति से पहले रख जाएगा क्या? नहीं। जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, तो अरस्तु का मतलब ये है पूर्ण जीवन जीने की दृष्टि से, या पूर्णता की दृष्टि से, या आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में पूरा करने की दृष्टि से राज्य व्यक्ति से पहले है। मतलब राज्य ज्यादा आवश्यकता पूरी करेगा, राज्य में ज्यादा पूर्ण जीवन जिया जाएगा, राज्य ज्यादा सद्गुणी संस्था है, राज्य व्यक्ति की तुलना में, अकेले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बड़ी संस्था है, ज्यादा कंप्लीट जीवन जीने वाली संस्था है। इस संदर्भ में राज्य व्यक्ति से पहले है, ना कि कालक्रम की दृष्टि से। यह बात तो अरस्तु भी मानता है कि कालक्रम की दृष्टि से तो व्यक्ति पहले है, राज्य बाद में है, कालक्रम की दृष्टि से। लेकिन पूर्ण जीवन जीने की दृष्टि से या जीवन की पूर्णता की दृष्टि से राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। इस मतलब इसका यह है कहने का। समझ गए? तो इन दोनों कोटेशनों को बहुत ढंग से पकड़ना। राज्य व्यक्ति से पहले है, मतलब राज्य को पहले कौन बताएगा? अरस्तु। व्यक्ति राज्य से पहले है, यह कौन बताएगा? प्लेटो। ठीक है, दोनों के अपने अपने अलग अलग मतलब है। आरएएस मेंस जब सब्जेक्ट बेसिस पहले होता था और आईएएस मेंस में यह सवाल आता था, व्यक्ति राज्य का पूर्वगामी डैश प्लेटो, और एबेसैदे में पूछ लिया जाता था कौन कह रहा है? प्लेटो, अरस्तु, दोनों पे ही बात आती है। लेकिन वहाँ क्या खोलना पड़ता था, वहाँ सब्जेक्ट को, मतलब अगर सब्जेक्ट आपने ढंग से तैयार कर रखा है तो पूरी व्याख्या सही तरीके से कर दोगे। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा लिख दोगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पेन रुक जाएगा, दो लाइन के बाद ही रुक जाएगा, समझ नहीं आएगा लिखें क्या। कोटेशन तो रटी हुई है, एबेसैदे में तो तरमाड़ देते हैं, लेकिन अब 2 पेज कैसे भरें इस पर? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, तो मतलब राज्य को पहले बता रहा है। कौन बता रहा है? अरस्तु। क्यों है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पूर्ण जीवन की दृष्टि से, सदजीवन की दृष्टि से, पूर्णता की दृष्टि से। व्यक्ति राज्य से पहले, कौन कह रहा है? प्लेटो। राज्य व्यक्ति से पहले, कौन कह रहा है? अरस्तु। पूर्ण अंश से पहले, राज्य पूर्ण है, व्यक्ति अंश है, पूर्ण अंश से पहले कौन कह रहा है? अरस्तु। बस यही पॉइंट लेना है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति का नियम है कि, ये देखो किसके अनुसार है भाई? अरस्तु के अनुसार। ये कोटेशन आएगी, प्रकृति का नियम है कि पूर्ण अनिवार्य रूप से अंश से पहले है। ये कोटेशन आएगी और फिर पूछा जाएगा किसने कहा? कौन पहले है? पूर्ण। अनिवार्य रूप से किससे पहले? अंश से। कौन है पहले? पूर्ण। और ये लाइन कौन बोल रहा है? प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, मिल, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो आपको पकड़ना है कि अरस्तु कह रहा है पूर्ण पहले है अंश से, तो पूर्ण का मतलब राज्य पहले है व्यक्ति से। ये भाव यहां जा रहा है। फिर अरस्तु की एक और कोटेशन लो, बहुत सारी कोटेशन है अरस्तु की। राज्य साचर्यों का साचर्य है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, या सुप्रीम एसोसिएशन, सर्वोच्च समुदाय। साचर्यों का साचर्य, या समुदायों का समुदाय, या सर्वोच्च समुदाय। ये टर्म पकड़ना भाई। राज्य को सर्वोच्च समुदाय कौन कह रहा है? सुप्रीम एसोसिएशन कौन कह रहा है? अरस्तु। साचर्यों का साचर्य, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस कौन कह रहा है? अरस्तु। ये 2 कोटेशन है अलग अलग। सर्वोच्च समुदाय कौन कह रहा है? अरस्तु। साचर्यों का साचर्य, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस कौन कह रहा है? अरस्तु। अरस्तु की दृष्टि में राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान, ये फैक्ट है भाई, पकड़ो। मास्टर साइंस, अरस्तु कहता था राजनीति विज्ञान सब्जेक्टों की जो हेरारकी है उनमें सबसे टॉप पर है।
सबसे ऊंची कला है, सबसे ऊंचा विज्ञान है। तो अरस्तु की दृष्टि में राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। मास्टर साइंस कहता है राजनीति विज्ञान को। और चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं अरस्तु से सहमत हूँ पूर्णतः। भारत के प्रधानमंत्री भी राजनीति विज्ञान के पढ़े हुए हैं, ये भी कमाल की बात है। तो राजनीति विज्ञान का सम्मान कीजिए। ओके, अरस्तु की दृष्टि में राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, ठीक है भाई, क्योंकि वह सभी विषयों के पद सोपान में, हेरारकी में, पद सोपान में सर्वोच्च है, अर्थात सर्वोच्च साध्य रूप है। तो राजनीति विज्ञान को टॉप मानेगा, राज्य को टॉप मानेगा। तो राज्य और राजनीति विज्ञान को जब टॉप पे ले जाने की बात आएगी और कोई भी विचारक आएगा, आंख मीच के अरस्तु आंसर कर देना, ठीक है भाई। ये अरस्तु का राज्य का सिद्धांत था। अब कुछ फैक्ट आ गए आपके सामने कि अरस्तु ने अपने राज्य में 6 वर्ग बताए। तो देखो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है, या पूछा है उसने कई बार, कि निम्नलिखित में से अरस्तु के अनुसार राज्य में कौन सा वर्ग नहीं था, या अरस्तु के राज्य सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था। तो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से वर्ग हैं? कृषक, फैक्ट रट लेना, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली, पुरोहित और 6वां शासक। 6 वर्ग है भाई अरस्तु के राज्य में। फिर कुछ कोटेशन आ रही हैं। सेवाइन के अनुसार अरस्तु का आदर्श राज्य या सर्वश्रेष्ठ राज्य प्लेटो का दूसरा श्रेष्ठ राज्य है। देखो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कौन कह रहा है ये बात? सेवाइन। तो ये सेवाइन को रट लो। अरस्तु का प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य या आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है। इसका मतलब क्या है वो समझो भाई। प्लेटो का जो पहले नंबर का श्रेष्ठ राज्य था या आदर्श राज्य था वो तो रिपब्लिक में था। उसमें प्लेटो कल्पना आदर्श पे ज़्यादा बल देता है, व्यावहारिकता पे, विधि के शासन पे बल नहीं देता, ठीक है। लेकिन प्लेटो जब अपनी अंतिम पुस्तक लिखेगा वृद्धावस्था में, दालोज, तो उसमें विधि के शासन पर आधारित या कानून के शासन पर आधारित तो उपादर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन करेगा। आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन तो प्लेटो कहाँ पे करता है? रिपब्लिक में। लेकिन दालोज में उपादर्श राज्य व्यवस्था, उपादर्श मतलब द्वितीय श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था प्लेटो की, जो कि कानून के शासन पर आधारित है, उसका वर्णन करेगा दालोज में। और अरस्तु जब अपना आदर्श राज्य का वर्णन करेगा पॉलिटिक्स में, तो वो प्लेटो की कौन सी कृति से प्रभावित होकर करेगा? द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य या उपादर्श राज्य, जो कि दालोज में वर्णित है और कानून के शासन पर आधारित है। तो सेवाइन क्या कहेगा कि अरस्तु का जो पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य है या पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य आदर्श राज्य है, यह प्लेटो के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य या उपादर्श राज्य या दूसरे श्रेष्ठ राज्य, जो कि दालोज में वर्णित है, उससे प्रेरित है। यह कोटेशन, और ये कोटेशन कह कौन रहा है? सेवाइन। इसलिए ये सवाल का पॉइंट यहां बन जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का वृहद रूप है, ठीक है भाई, ये कोटेशन रटो। जबकि प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। इनको पकड़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का विराट रूप, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का वृहद रूप या परिवार का विराट रूप। तो अरस्तु कहां से स्टार्टिंग कर रहा है? परिवार से। प्लेटो कहां से स्टार्टिंग कर रहा है? व्यक्ति से। ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि अरस्तु तो क्लियर कट बोल रहा है कि व्यक्ति अकेले के रूप में तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, क्यों? अकेला जो रहेगा या तो पशु है या भगवान है। कि व्यक्ति का सत्ता जो अरस्तु मान रहा है वो तभी मान रहा है जब वो कुछ लोगों के साथ रहे, क्योंकि वो तो खुल के कह रहा है अरस्तु तो कि अकेला रहेगा तो या तो भगवान है या पशु है, व्यक्ति है ही नहीं। व्यक्ति है तो कब व्यक्ति के रूप में संभव है? जब वो कुछ और व्यक्तियों के साथ रहे, तब वो व्यक्ति के रूप में संभव है। अरस्तु ने राज्य के लिए कायनोनिया शब्द का प्रयोग किया। ये एक फैक्ट है भाई, याद करो इसको। अरस्तु ने राज्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कायनोनिया। ये शब्द पकड़ लेना, का प्रयोग किया है, अर्थात ऐसा समुदाय जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। कायनोनिया का अर्थ क्या है? ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य के रूप में जीवन संभव नहीं है। व्यक्ति राज्य से पहले, तो पहले किसको बना दिया है? व्यक्ति को। कौन जाएगा? प्लेटो। आंख मीच के कर दो, ठीक है।
राज्य आत्मनिर्भर संस्था है क्योंकि राज्य सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो कि अकेले व्यक्ति या परिवार के स्तर पर नहीं हो सकती है। ये कौन कह रहा है? अरस्तु। तो राज्य को आत्मनिर्भर संस्था, सर्वोच्च संस्था कौन बता रहा है? आत्मनिर्भर संस्था का, राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। इसका मतलब क्या है कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति सद्गुणी बन सकता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं को सबसे अधिक मात्रा में कौन पूरी करेगा? जो संस्था आत्मनिर्भर होगी, और वह संस्था केवल कौन है? राज्य। यद्यपि समाज या राज्य के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न संस्थाएं अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, कोई कम की करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन अपने नागरिकों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो संस्थाएं नहीं कर पाएंगी जो कि राज्य समाज के अंतर्गत हैं। तो फिर कौन कर पाएगा? केवल राज्य कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि राज्य ही एकमात्र आत्मनिर्भर संस्था है। तो फिर व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? राज्य समाज में रहना चाहिए। अगर राज्य समाज में नहीं रहेगा तो पशु है या भगवान है। तो केवल आत्मनिर्भर संस्था किसको मानता है? राज्य को। ये कह रहा है अरस्तु। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है आपका, अरस्तु कैसा विचारक है? आदर्शवादी। ठीक है। के अनुसार राज्य का हित और व्यक्ति का हित दोनों कैसे हैं? एक हैं, विरोधी नहीं है। ये पॉइंट पकड़ लेना। अभी मैंने आपको बताया कि आदर्शवादी जो विचारक होते हैं वो क्या होते हैं? वो कोई आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना करते हैं, उसी को वो सर्वोच्च मानते हैं, उसी को वो पूर्ण मानते हैं, उसी को नैतिक और सद्गुणी मानते हैं। उनका ये मानना होता है कि इस आदर्श राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही व्यक्ति नैतिक रूप से सद्गुणी बनता है, अपनी आत्मनिर्भर बनता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरीके से करता है। और चूंकि इतना आत्मनिर्भर या इतना सद्गुणी संस्था है राज्य कि अगर राज्य कोई कानून बना दे तो व्यक्ति को उस कानून का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि राज्य के कानून मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। राज्य के कानून व्यक्ति के हित के लिए ही बनाए गए हैं और उनका पालन करने में ही व्यक्ति का हित है। तो आदर्शवादी क्या कहेगा? राज्य का हित और व्यक्ति का हित। जो भी कोई आदर्शवादी होगा कभी भी वो ये कहेगा कि राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित है। व्यक्तिवादी क्या कहेगा? कि जो व्यक्ति को राज्य से भी ऊपर रखेगा, समाज से भी ऊपर रखेगा, वो व्यक्तिवादी होते हैं। वो क्या कहेगा कि व्यक्ति का हित पहले है, राज्य और समाज का हित बाद में है। अगर राज्य या समाज ऐसे कानून बना रहे हैं, कानून तो खैर राज्य बनाता है, राज्य ऐसा कानून बना रहा है या समाज में कोई प्रथा या रिवाज इस प्रकार का चल रहा है कि जिससे व्यक्ति का हित नीचा हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर वह कानून या प्रथा व्यक्ति के हित के विरोधी है। व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता या अधिकार मिलने चाहिए। ये कहते हैं व्यक्तिवादी। लेकिन आदर्शवादी क्या कहेंगे? चूंकि आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च संस्था मानेंगे तो वो ये कहेंगे कि राज्य के कानूनों का पालन करने में ही व्यक्ति की भलाई है। राज्य के कानून गलत है ही नहीं, वो तो व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं। व्यक्ति का हित और राज्य का हित विरोधी नहीं है। राज्य अगर कुछ कानून बना रहा है और वो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो इसके खिलाफ है, तो व्यक्ति ये समझ ले कि वो उसके खिलाफ नहीं है। उन कानूनों का पालन करने में ही व्यक्ति का हित है। कुल मिला के राज्य को सर्वोच्च लेवल पर ये लोग रखेंगे। आदर्शवादी जो होंगे व्यक्ति के हित को राज्य की बलवेदी पर डाउन भी कर देंगे, न्योछावर भी कर देंगे, और फिर उस व्यक्ति को ये एहसास भी कराएंगे कि राज्य का कानून ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हित है, सही है, तुम इसका पालन करो, ये तुम्हारा विरोधी नहीं है, तुम्हारे हित और राज्य का हित एक ही बात है। ये कहेंगे भाई आदर्शवादी। तो चूंकि अरस्तु आदर्शवादी है तो राज्य को सर्वोच्च संस्था मानेगा और राज्य का हित और व्यक्ति का हित दोनों एक हैं, अर्थात विरोधी नहीं हैं। ये केवल अरस्तु की बात नहीं है, ये सारे आदर्शवादियों की बात है। और चूंकि अरस्तु खुद अपने आप में एक आदर्शवादी है तो अरस्तु की बात भी है। तो ये था हमारी आज की क्लास, जो था अरस्तु का राज्य का सिद्धांत। बहुत ही सही तरीके से, टेक्निकल तरीके से एक एक टर्म को क्लियर करते हुए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। इस लेवल पर जब आप पढ़ जाओगे, इतना समझ के पढ़ जाओगे, कंसेप्ट को इतना क्लियर करते हुए पढ़ जाओगे, तो फिर चाहे कोई सी भी परीक्षा हो तुम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे।
और अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो अगर मैं यूट्यूब चैनल पे ये डाल रहा हूँ या पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पे ये आ ही रहा है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और टॉप लेवल पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए आप ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर और हमारा ऐप पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप। थैंक यू।